मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी की विधाओं के बारे में अध्ययन करते थे। उन्हीं के अंतर्गत हमने जो है पूर्व की कक्षा में व्याकरण शिक्षण के बारे में किया था। आज का हमारा टॉपिक है कि कविता शिक्षण के सोपान स्टेप। जब एक शिक्षक कक्षा के अंदर कविता का पढ़ाता है तो वो किन किन उसको पढ़ाने के जो स्टेप हैं, मतलब सबसे पहले क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो स्टेप कहलाते हैं ना। जब आपको पाठ्य योजना मैंने समझाई थी गद्य शिक्षण की, पद्य शिक्षण की, तब भी मैंने आपको कविता शिक्षण के सोपान बताए थे कि सर्वप्रथम जो है कविता पढ़ाते हुए शिक्षक कौन कौन सी प्रक्रियाएं करता है। शिक्षक का यही जो है दायित्व रहता है या यही प्रयास रहता है कि कविता को पढ़ाने के लिए वो जो है कि कौन कौन से स्टेप को काम में ले सकता है। तो इसके अंतर्गत जो है पहला स्टेप है कि जब कविता पढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो कविता के सबसे पहले हम प्रस्तावना करते हैं। सोपान, पहला सोपान है प्रस्तावना। कि जब कविता को शिक्षक पढ़ाना प्रारंभ करता है तो उस कविता से संबंधित या उस कविता तक लाने के लिए जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन देता है, सामान्य इंट्रोडक्शन देता है। तो उस सामान्य परिचय उस कविता तक की विषय वस्तु तक लाने के लिए वो परिचय इंट्रोडक्शन किस किस के द्वारा देता है, प्रस्तावना के द्वारा वो करता है। अब मान लो कविता जो है देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत है, तो देशभक्ति की भावना या देशभक्ति तक लाने के लिए वो प्रस्तावना किससे करेगा, तो वो पहले जो है या तो किसी दूसरे कवि की देशभक्ति से ओतप्रोत पंक्तियां लेके या गाने की कोई उद्देश्य जिसमें देशभक्ति की भावना ही नहीं तो उससे कर सकता है, या हम भारत का नक्शा दिखा के कर सकता है, या भारत का कोई राष्ट्रीय प्रतीक दिखाकर जो है अपने देश के बारे में और देश प्रेम क्या होता है उससे संबंधित प्रश्न पूछकर वो उस विषय वस्तु तक, उस कविता की विषय वस्तु तक पहुंचने का प्रयास करता है। क्योंकि जब तक हम उसको सामान्य परिचय नहीं देंगे तब तक जो है वह उस विषय वस्तु को समझ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा। तो इसके लिए जो बालकों जो शिक्षक होता है वो सर्वप्रथम जो है कविता की प्रस्तावना करता है। और प्रस्तावना के किस किस प्रकार से की जा सकती है, जब आपको प्रस्तावना कौशल कराया था तब भी बताया था कि प्रस्तावना के क्या कहें कि किसी भी विषय वस्तु सहायक सामग्री के माध्यम से प्रस्तावना करनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है और पूर्व ज्ञान पर आधारित होने के कारण से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं या अनुमान लगाते हैं कि बालक का जो आयु है उसके अनुसार उसका मानसिक स्तर इतना होगा या उसका ज्ञान इतना होगा, तो उस आधार पर हम प्रस्तावना करते हैं। प्रस्तावना जो है टीचिंग एड्स के माध्यम से, सहायक सामग्री के माध्यम से की जानी चाहिए ताकि बालकों को वो जल्दी से समझ आ जाए, बालकों के स्तर के अनुसार हो। तो बच्चे क्या है टीचिंग एड को देखकर उसके उत्तर देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रस्तावना हमेशा के जो ज्ञान हमने अभी नहीं पढ़ाया है पूर्व में बच्चे ने पढ़ाया, हो सकता है उसके बारे में बच्चे को जानकारी नहीं है। तो टीचिंग एड के माध्यम से यदि हम प्रस्तावना करते हैं तो बच्चे को वो जल्दी समझ आती जाती है। ठीक है। अब दूसरा स्टेप है, प्रस्तावना के बाद दूसरा स्टेप है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में कवि कविता को कविता की तरह ही पढ़ता है। एक कविता जो नियमों में बंधी हुई होती है, छंदबद्ध होती है, अलंकारिक होती है, यदि कविता को कविता के भाव के अनुसार आदर्श वाचन नहीं किया जाता है तो बालकों को उसमें वो रुचि व इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता जो कवि करना चाहता है। देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है तो उसके अंदर
आदर्श वाचन में ही, कविता का वाचन करने से ही बालकों के अंदर वो देशभक्ति की भावना, ये वो भाव जागृत हो जाना चाहिए। यदि इस करुण रस पे है तो करुण रस का भाव उसके अंदर आना चाहिए। जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर को जब हम देखते हैं या गाने को हम सुनते हैं तो हम उसके रस के बारे में ज्ञान कर लेते हैं कि ये जो है श्रृंगार रस का है, ये करुण रस का है, या ये जो है विरह का गाना है। तो ये अंदाज़ा हम कब लगाते हैं? जब हमको उसके बारे में सुनकर ही उस भाव की उत्पत्ति हमारे मन के अंदर हो जाती है। और आदर्श वाचन जो है आरोह अवरोह यति गति लय के अनुसार जो है शिक्षक द्वारा किया जाता है, और विद्यार्थी जो होते हैं उसी को अनुसरण, उसी का अनुकरण करके उसको वैसा का वैसा बोलने का प्रयास करते हैं। क्योंकि विद्यार्थी जो है शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हैं, शिक्षक के हर पहलू का अनुकरण करते हैं, तो शिक्षक जैसा उसका वाचन करेगा वैसा ही वो वाचन करने का प्रयास करते हैं। तीसरा है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन में शिक्षक विद्यार्थियों से, कक्षा के कुछ विद्यार्थियों से जो कविता उसने पढ़ी है, जैसी उसने पढ़ी है वैसी की वैसी बालक पढ़े, ये अपेक्षा करते हुए उन कक्षा के कुछ कतिपय छात्रों के माध्यम से उस कविता का उच्चारण कराता है या उसका को पढ़ने के लिए बोलता है। और यदि विद्यार्थी वैसा का वैसा पढ़ लेते हैं तो उसका पढ़ना आदर्श वाचन सार्थक हो जाता है, और यदि नहीं पढ़ते तो उसको वापस जो है अनुकरण आदर्श वाचन करके वैसे के वैसे भाव में उसको पढ़ाने का प्रयास कराता है। और पढ़ने के अंदर जो जो त्रुटियां बालक करते हैं, उच्चारणगत त्रुटियां या हाव भाव की त्रुटियां या उस भाव के अभाव की त्रुटियां या लय के भाव त्रुटि, तो उसको सुधार कराने का प्रयास करता है। अनुकरण वाचन के माध्यम से ही विद्यार्थियों के अंदर कविता के उचित वाचन का अभ्यास कराया जाता है। चौथा है बोध प्रश्न। अब बोध प्रश्न जो कविता का हमने आदर्श वाचन किया है, क्योंकि एक बार जो है अध्यापक ने किया, फिर कक्षा के 3-4 बच्चों ने उसका अनुकरण वाचन किया, तो ये अपेक्षा की जाती है कि इतनी बार आदर्श वाचन को सुनकर विद्यार्थी उस कविता के मूल भाव को बहुत कुछ जान गया होगा। यहाँ तक हम किसी भी उसकी व्याख्या नहीं करेंगे कविता का, सिर्फ हम हाव भाव यति गति लय के माध्यम से कविता का वाचन ही करेंगे। और उस वाचन के माध्यम से विद्यार्थी ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, इसकी जो है वो क्या करेंगे, जांच के लिए जो है कुछ 4 बोध प्रश्न पूछे जाते हैं जो कविता की पंक्तियों से संबंधित होते हैं। जैसे इस कविता के रचयिता कौन है, रचयिता के बाद में इस कविता में किस भाव को से ओतप्रोत कविता है, कवि इसमें जो है क्या किसके द्वारा क्या संदेश देना चाह रहा है। तो जनरल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो बहुत गहराई वाले नहीं होते हैं, जिसका आंसर 1 या 2 पंक्ति के अंदर या 1-2 शब्दों के माध्यम से भी किया जा सकता है। चौथा है। 5वां है काठिन्य निवारण। कविता के अंदर आए हुए जो भी शब्द हैं उसका शब्द और अर्थ, क्योंकि जब तक हम उन शब्दों का अर्थ बालक को नहीं बताएंगे तब तक विद्यार्थी को जो है उस कविता के भाव को ग्रहण करने में, भाव को समझने में कठिनाई आएगी। तो कविता के अंतर्गत आए हुए विशेष शब्द जिनका अर्थ बालक विद्यार्थी नहीं जानता है, उन शब्दों के अर्थ को यहाँ पर समझाया जाता है। इसके बाद है काठिन्य निवारण। इसके बाद है पुनः आदर्श वाचन। अब यहाँ पर वापस एक बार कविता का जो है वाचन शिक्षक द्वारा किया जाता है, न कि विद्यार्थी द्वारा।
पुनः आदर्श वाचन के बाद में जो है इसके बाद में जो है सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। अब जो इसके बाद में क्या है, व्याख्या। कविता की छात्र अध्यापिका द्वारा या छात्र अध्यापक द्वारा या अध्यापक द्वारा कविता की एक एक शब्द, एक एक पंक्ति की भावार्थ को यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं भावार्थ भी कहते हैं। ठीक है। भावार्थ के बाद में फिर जो है पुनः जो है सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। अब जो व्याख्या करी है ना, उस व्याख्या को कविता की समक्ष व्याख्या करने के बाद में विद्यार्थी को कितना समझ में आया, कैसा आया, तो उससे संबंधित क्यों और कैसे इससे संबंधित क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो है विचार मंथन के बाद में इनका उत्तर दिया जाता है। इस प्रकार से जो है एक कविता को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को इन स्टेप्स का, इन सोपानों का अनुकरण करना होता है, इनको अपनाना होता है और इनको अपना कर ही वो उस कविता का शिक्षण करने का प्रयास करता है। यह कार्य लिखिए। कविता शिक्षण के प्रमुख सोपान बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर